हेलो स्टूडेंट्स, 11 से 22 नवंबर 2024 में यूएनएफ ट्रिपल सी की कॉप 29 मीटिंग चल रही थी बाकू अजरबैजान में। इस मीटिंग में बहुत ही इंपॉर्टेंट डिसीजंस लिए गए, जिसमें सबसे बड़ा डिसीजन माना जा रहा है न्यू कलेक्टिव क्वांटिटेटिव गोल ऑन फाइनेंस, जिसमें डेवलपिंग कंट्रीज ने डिमांड की 1.3 ट्रिलियन डॉलर पर ईयर मांगने की, यानी डेवलप्ड कंट्रीज 1.3 ट्रिलियन डॉलर हर साल डेवलपिंग वर्ल्ड को देंगी फॉर नेक्स्ट 5 इयर्स, यानी 2025 से लेकर 2030 तक। इन 5 साल में हर साल 1.3 ट्रिलियन डॉलर या फिर 1300 बिलियन डॉलर हर साल रेस करने होंगे डेवलपिंग कंट्रीज को टू कॉप अप देयर जो हमारे एनवायरमेंटल स्ट्रेसेस है उससे कॉप अप करने के लिए इनको देने होंगे डेवलपिंग कंट्रीज को। और टोटल सम यूनाइटेड नेशंस के अकॉर्डिंगली एटलीस्ट 5.8 ट्रिलियन डॉलर होना चाहिए, यानी इन 5 साल के लिए 5800 बिलियन डॉलर्स अमाउंट डेवलप्ड कंट्रीज रेस करेंगी, कलेक्ट करेंगी और डेवलपिंग वर्ल्ड को प्रोवाइड करेंगी टू कॉप अप देयर एनवायरमेंटल स्ट्रेसेस। 22 नवंबर के बाद से 23 नवंबर से इसके बाद नेगोशिएशन जो मीटिंग्स है वो स्टार्ट हुई, लेकिन इस मीटिंग में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट आया, एक बहुत बड़ा टर्न आया। जी हाँ, इस मीटिंग में इतना बड़ा टर्न आया कि सारी मीटिंग्स जो इससे पहले हुई थी उसको एकदम से रिवर्स कर दिया गया, यानी जिन मीटिंग्स में जो सबसे बड़ा डिसीजन लिया गया था उसी को एक्सेप्ट करने से मना कर दिया गया डेवलपिंग कंट्रीज द्वारा। इस रीजन में यानी इस पर्टिकुलर मीटिंग्स के अंदर में डेवलप्ड कंट्रीज ने नेगोशिएशन करके इस 1.3 ट्रिलियन डॉलर को या फिर 1300 बिलियन डॉलर को अमाउंट को 300 बिलियन डॉलर कर दिया, यानी डेवलप्ड नेशंस ने बोला कि हम सिर्फ 300 बिलियन डॉलर पर ईयर के हिसाब से दे सकते हैं डेवलपिंग कंट्रीज को उनके एनवायरमेंटल स्ट्रेसेस से कॉप अप करने के लिए, हम इससे ज्यादा अमाउंट रेज नहीं कर सकते। ज्यादातर कंट्रीज जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं उन्होंने इसको एक्सेप्ट कर ही लिया था, लेकिन अब बारी आती है इंडिया की। इंडिया को रिप्रेजेंट करने वाली एक इंडियन इकोनॉमिक सर्वेंट चांदनी रैना ने क्लियर क्लिस्टर मैनर में इसको लेने से इनकार कर दिया है। जी हां, ये एक बहुत बड़ी न्यूज है कि किसी डेवलपिंग कंट्रीज ने एक यूएनएफ ट्रिपल सी की मीटिंग में, कॉप की मीटिंग में पूरी मेंबर्स के सामने एक क्लियर क्रिस्टल मैनर में ये बोल दिया है कि 300 बिलियन डॉलर एक ऑप्टिकल इल्यूजन है। ये डेवलप्ड कंट्रीज ने जो इतना पॉल्यूशन क्रिएट किया है उसके लिए जो हमें फंड दे रही हैं वो सिर्फ 300 बिलियन डॉलर है, जबकि डिमांड हम 1300 बिलियन डॉलर करते हैं। इंडिया को देखते हुए नाइजीरिया ने भी सेम स्टेप लिया और नाइजीरिया ने भी इसको लेने से मना कर दिया। उसके बाद बोलीविया और नामीबिया और ऐसी बहुत सारी अफ्रीकन कंट्रीज ने भी इसको लेने से मना कर दिया। स्टैंडिंग ओवेशन मिली पूरी मीटिंग्स के अंदर में, और ये यानी स्पेशली जो को चेयर कर रहे थे उस पर्टिकुलर मीटिंग को, उन्होंने भी खड़े होकर तालियां बजाना स्टार्ट कर दिया कि डेफिनेटली ये दिखाता है कि इंडिया का स्टैंड बहुत ज्यादा मैटर करता है। इस तरह के मीटिंग्स के अंदर में स्पेशली जो यूनाइटेड नेशंस की मीटिंग होती है, इंडिया की क्या इंपॉर्टेंस है ये वर्ल्ड के सामने दिखती है। जैसे ही इंडिया की तरफ से इसको मना किया गया, यानी हम रेडी नहीं है इतने कम फंड के लिए, हमें 1.3 ट्रिलियन डॉलर ही चाहिए, अदरवाइज हम इस फंड को लेने से मना कर रहे हैं। ये फंड को लेने से मना कर दिया गया और इसके साथ साथ जितने भी डेवलपिंग कंट्रीज थे उन्होंने इंडिया का साथ दिया और साफ साफ बोल दिया डेवलप्ड कंट्रीज को, अगर आप इतना पैसा नहीं देंगे तो हम इसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। अगर दरअसल क्या होता है कि जब भी कोई इस तरह के फंड को रेज करने की बात होती है तो जो रेसिपिएंट कंट्रीज होती हैं उन सभी कंट्रीज को साइन करना होता है दैट वी एग्रीड विद दिस पर्टिकुलर फंड, जिसमें जो वोटिंग थी अब बारी थी इंडिया की, और इंडिया की तरफ से जो चांदी रैना है उन्होंने इसको क्लियर कट मना कर दिया है कि हम इसको नहीं लेंगे। पूरे वर्ल्ड के अंदर में अब एक तरीके से ये न्यूज फैल गई है और इंडिया का एक तरीके से नाम यहाँ पे फेमस हो गया है, नॉट इन टर्म्स ऑफ द पॉल्यूशन और दिस, ऐसा नहीं बोल रहे हैं। ये दरअसल ये जो स्टेप हमने लिया है वो सिर्फ इंडिया के लिए नहीं लिया है,
सारा डेवलपिंग वर्ल्ड जो है, ग्लोबल साउथ जो है वो प्रेज कर रहा है इंडिया के इस स्टेप को कि जो इंडिया है, डेफिनेटली इंडिया की इकोनॉमी इतनी भी पुअर नहीं है कि हम सिर्फ $300 बिलियन जो कि टोटल डेवलपिंग वर्ल्ड को देना है, जिसमें से इंडिया का भी काफी कंट्रीब्यूशन होगा, उसके लिए इतनी बड़ी बड़ी मीटिंग्स करें। हालांकि इस मीटिंग में हमारे प्राइम मिनिस्टर और जो मिनिस्टर ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट और क्लाइमेट चेंज है, उन्होंने इस मीटिंग को अटेंड नहीं किया क्योंकि वो बहुत ज्यादा बिजी थे। इंडिया की तरफ से जो हमारे यूनियन मिनिस्टर होते हैं फॉर स्टेट एनवायरमेंट मिनिस्ट्री के अंदर में, उन्होंने इसको एक तरीके से अटेंड किया था। कीर्ति वर्धन ने इसको अटेंड किया था मीटिंग को, जो कि 11 से लेकर 22 नवंबर तक चली थी। उसके बाद ब्यूरोक्रेट्स की जो मीटिंग होती है उसमें ये स्टेप लिया गया और ये दुनिया के सामने इंडिया ने अब दिखा दिया है कि इंडिया किसी भी कंट्री से पीछे नहीं है। हम अपनी चीजों को सामने रख सकते हैं, डिसीजन भी ले सकते हैं और पूरे डेवलपिंग वर्ल्ड को अपने साथ लेके चल सकते हैं। आइए इसी चीज को अभी डिटेल में समझते हैं कि क्या स्टेप लिए गए और क्या है ये न्यू कलेक्टिव गोल और क्या है यूरोपियन यूनियन की स्ट्रेटेजीज टू कॉप अप विद द एनवायरमेंटल स्ट्रेसेस। क्यों निर्मला सीतारमण बोल रही हैं कि यूरोपियन यूनियन ने एक बहुत ही गलत स्टेप लिया है एक्सपोर्ट को कम कराने के लिए। इंडिया जैसी कंट्री जो एक्सपोर्ट करती है उसको रेस्ट्रिक्ट करने के लिए बड़े बड़े स्टेप्स लिए गए हैं इस मीटिंग के अंदर में, और इंडिया इसको प्रॉपरली डिस्कार्ड करता है, इंडिया इसको एक्सेप्ट नहीं करता है। सो इंडिया मेक्स हिस्ट्री एट COP29। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ हिस्ट्री में कि इंडिया ने इस तरह का स्टेप लिया हो और पूरे UNFCCC के सारे मेंबर्स के सामने, उनके ब्यूरोक्रेट्स, उनके मिनिस्टर्स के सामने क्लियर कट, क्लियर क्रिस्टल मैनर में ऐसी बात बोली हो, जो कि एक बहुत बड़ी बात हमें दिख रही है यहाँ पे। रिजेक्ट NCQG नेशनल कलेक्टिव क्वांटिटेटिव गोल डिसीजन स्पीक्स अप फॉर ग्लोबल साउथ। इंडिया ने पूरी ग्लोबल साउथ को लीड किया है और उसमें एक बहुत बड़ा स्टेप लिया है ये ऐसा डिसीजन लेके। इससे पहले हम आपको एक जानकारी देना चाहते हैं कि चैल एकेडमी लाए हैं एक स्पेशल डिस्काउंट ऑफर, जिसमें हमारे रिकॉर्डेड लेक्चर की जो फीस थी 24,999, जिसमें हम सारी चीजें प्रोवाइड कर रहे हैं, यानी हम आंसर राइटिंग प्रोवाइड कर रहे हैं, सीसेट के पूरी ट्रेनिंग आपको प्रोवाइड करेंगे, जीएस के सारे सेक्शंस होंगे। कंप्लीट कोर्स जो है 24,999 से जस्ट 19,999 कर दिया गया है। ज्यादा जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे जो लिंक दिया गया है उस पर क्लिक करके आप इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं। इंफॉर्मेशन को आगे बढ़ाते हैं। फिलहाल ये जो अभी न्यूज है स्पेशली वो COP29 से जो आपका जो बाकू अजरबैजान में जो मीटिंग चल रही थी उसमें ये डिसीजन लिया गया है। इंडिया वॉइस्ड इट्स स्ट्रॉन्ग अपोजिशन टू ए न्यू क्लाइमेट फाइनेंस एग्रीमेंट प्रोपोज्ड एट द COP29। डिमांड हुई थी 1.3 ट्रिलियन डॉलर्स की, लेकिन या फिर आप बोल सकते हैं 1300 बिलियन डॉलर्स की, लेकिन जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं वो सिर्फ हमें 300 बिलियन डॉलर्स देने का वादा कर रही है सारी डेवलपिंग कंट्रीज को। क्यूमुलेटिव डेवलपिंग कंट्रीज के लिए टोटल मिला के 300 बिलियन डॉलर, जो कि हमें एक्सेप्ट नहीं है, हम इसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। जो विच सेट अ गोल ऑफ 300 बिलियन डॉलर, इन्होंने बोला कि 2035 तक हर साल ये हम आपको देंगे, जो कि टोटल डिमांड का 25% के आसपास है। डेफिनेटली हम इसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। इट वॉज सडनली अडॉप्टेड विदाउट गिविंग इंडिया द अपॉर्चुनिटी टू स्पीक। सबसे बड़ी प्रॉब्लम तब हुई जब सारा डिसीजन ले लिया गया, फाइनल स्टेप में सिर्फ जब वोटिंग होनी थी उसमें हर कंट्रीज को यस बोलना था। डेवलपिंग कंट्रीज के अंदर में इंडिया सेकंड लास्ट नंबर पे था, लेकिन इंडिया का नंबर वहां पे मिस कर दिया गया। इस वजह से इंडिया को और ज्यादा गुस्सा आया और ज्यादा इंडिया ने फिर इसको बढ़ चढ़ के बोला। डेफिनेटली इंडिया ये डिजर्व करता था कि अगर उसको इसके अंदर में डिसीजन मेकिंग में इंक्लूड नहीं किया गया है तो वोटिंग के अंदर में भी हमको सबसे पीछे रखा गया। लेकिन इस तरह का स्टेप लेने के बाद, यानी अगर डेवलपिंग कंट्री में एक भी कंट्री अगर इसको एक्सेप्ट करने से मना कर दे तो ये डिसीजंस नहीं लिए जाएंगे, और वो स्टेप उठाया इस बार इंडिया ने, और इसे हमें लेने से हमने इसको मना कर दिया है, लीडिंग टू द
टेंशन एंड वाइड स्प्रेड डिसअपॉइंटमेंट अमंग द डेवलपिंग नेशंस में से ज्यादातर जो नेशंस है वो इंडिया के ही फेवर में थे। और उस मीटिंग में इमीडिएटली भी बहुत सारे मीटिंग जो कंट्रीज थी, डेवलपिंग कंट्रीज, वो साथ में खड़े होके एक कैंपेन भी किया उन्होंने वहां पे, और अपना जो एक तरीके से डिसीजन है उसको शो भी किया। India was the first country to reject the new climate finance package, which is described as inadequate for addressing the climate crisis. इंडिया की तरफ से जो ब्यूरोक्रेट इंडियन इकोनॉमिक सर्वेंट गई थी चांदनी रैना, उन्होंने इसको ऑप्टिकल इल्यूजन बोला है। हमारी जो फिनेंस मिनिस्टर हैं निर्मला सीतारमण जी ने भी इसको एक गलत तरीका बोला है, यानी डेवलप्ड कंट्रीज ने एक गलत तरीका ढूंढ लिया है और बहुत ही कम फंड रेज करने की बात की है। India's negotiator Chandni Rana criticized the rushed decision and a lack of इंक्लूसिविटी इन द प्रोसेस। यानी जिस टाइम पे ये सारी चीजें डिसाइड हो रही थी कि हम $300 बिलियन करेंगे, उस टाइम पे इंडिया को इंक्लूड ही नहीं किया। जस्ट लास्ट स्टेप पे जब वोटिंग होनी थी उस टाइम पे इंक्लूड किया, और इंडिया ने भी दिखा दिया अगर आप इस तरह के डिसीजन ले सकते हैं तो हम आपसे बढ़ के हैं, हम और बड़े डिसीजंस ले सकते हैं। एम्फेसाइज दैट इट undermines trust in the global climate negotiation। डेफिनेटली अब ये नेगोशिएशन और आगे मीटिंग बढ़ेगी और जो रिजल्ट है डेफिनेटली पॉजिटिव ही आएगा। डेवलप्ड कंट्रीज को मानना पड़ेगा हमारी डिमांड $1.3 ट्रिलियन पर ईयर बाय 2030, और या फिर डिसीजन लिया जाएगा 2035 तक। द न्यू कलेक्टिव गोल फॉर फाइनेंस जो है हमारा, ये जो है हमारा $1.3 ट्रिलियन था टारगेट फॉर द अमाउंट ऑफ फंड दैट शुड बी मोबिलाइज्ड एनुअली टू सपोर्ट क्लाइमेट एक्शन प्रोजेक्ट्स। यानी किसी कंट्री के अंदर में क्लाइमेट से रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना हो या फिर मिटिगेशन करनी हो, एडेप्टेशन करनी हो, तो इन सब के लिए पैसा रेज किया जाता है डेवलप्ड कंट्रीज द्वारा। इस फंड को सबसे पहले 2009 में कोपनहेगन डेनमार्क के अंदर में डिसाइड किया गया था कि हम डेवलप्ड कंट्रीज जो हैं वो हर साल $100 बिलियन मनी रेज करेंगी 2010 से लेकर 2020 तक। बाद में इसको बढ़ा के 2025 कर दिया गया, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि टोटल जिसका अमाउंट $1500 बिलियन हो जाना चाहिए था बाय द एंड ऑफ 2025। इस अकाउंट में टोटल अभी तक $115 बिलियन है, यानी जो अमाउंट बहुत छोटा अमाउंट था वो भी इन्होंने रेज नहीं किया है। अगर हम इस $1500 बिलियन की अगर हम बात करें तो पूरे जो डेवलप्ड कंट्रीज है उनका 0.7% जीडीपी है ओनली, यानी ये जो कंट्रीज है अपना जस्ट 0.7% जीडीपी भी डोनेट करने के लिए राजी नहीं है। जबकि हम अपने ये एक तरीके से वी आर नॉट बेगिंग फॉर दिस, ये हम डिजर्व करते हैं, क्योंकि आज का जो पॉल्यूशन है उसमें सबसे ज्यादा जो कंट्रीब्यूशन है इन्हीं डेवलप्ड कंट्रीज द्वारा किया गया है। स्पेशली 1850s के बाद में जब कंट्रीज ने इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशंस किए, 1750s के बाद में जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुए, उसमें जो यूएस रशिया जैसी कंट्रीज ही थी जिन्होंने सबसे ज्यादा पॉल्यूशन किया है। हालांकि ये जो कंट्रीज है चाइना से बहुत ज्यादा नाराज हैं, क्योंकि चाइना सबसे ज्यादा पॉल्यूशन करता है आज के टाइम में। यानी वर्ल्ड में अगर सबसे ज्यादा देखा जाए तो चाइना 33% के आसपास, यूएसए 15.2% के आसपास, वहीं पे जो इंडिया है ये करता है लगभग 5.6% के आसपास, वहीं पे रशिया करता है 5.4% के आसपास पॉल्यूशन, और वहीं पे जापान जो है वो लगभग 4.8 से लेकर 5.2% के आसपास में पॉल्यूशन करता है। तो इन कंट्रीज का यह भी कहना है कि आपने चाइना को क्यों नहीं इस कंसीडरेशन यानी इस रेस्ट्रिक्शन के अंदर में डाला है, क्यों सिर्फ यूएसए और रशिया जैसी ही कंट्रीज और जापान जैसी कंट्रीज को ही इंक्लूड किया है। डेफिनेटली चाइना को जो 1990 में रिबेट मिला था, यानी क्योटो प्रोटोकॉल में चाइना, इंडिया, बांग्लादेश जैसी कंट्रीज को रिबेट मिला था, क्योंकि ये कंट्रीज जो है डेवलपिंग फेज में है। डेवलपिंग कंट्रीज की कैपेसिटी के बेसिस पे और उनके जो हमारा पॉल्यूशन है
उनके बेसिस पे उनको बोला गया था कि आप लोग अपना पॉल्यूशन कर सकते हैं, लेकिन आपको भी एक टाइम लिमिट फ्यूचर में डिसाइड करनी होगी। फिलहाल डेवलप्ड कंट्रीज अपनी रेस्ट्रिक्शन कर रही हैं और अपने पॉल्यूशन को कम करने की कोशिश कर रही हैं। उनकी जो मेन प्रॉब्लम है दैट इज चाइना, यानी डेवलप्ड कंट्रीज चाहते हैं कि चाइना को रेस्ट्रिक्शन में लाया जाए, उसको भी एनेक्सचर कैटेगरी में लाया जाए, यानी एनेक्सचर 1 कैटेगरी में लाया जाए या फिर एनेक्सचर 2 कैटेगरी में लाया जाए। लेकिन आज के टाइम में चाइना और इंडिया जो है वो नॉन एनेक्सचर 1 कंट्रीज में आती है, जिनके ऊपर में कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। लेकिन अगर इंडिया से फिर भी कंट्रीज इतना नाराज नहीं है, क्योंकि इंडिया का पॉल्यूशन पॉपुलेशन के हिसाब से बहुत कम है। वर्ल्ड की 18% पॉपुलेशन इंडिया में रहती है, लेकिन सिर्फ हम 5.6% पॉल्यूशन करते हैं, जो अगर हमारा टोटल अगर हम पर कैपिटा भी देखें तो वो सिर्फ 2.3 टन्स आता है पर ईयर पर कैपिटा, यानी 1 पर्सन इज responsible for the production of 2.3 ton of carbon dioxide equivalent, whereas in USA 1 person is responsible for 19.2 tons of carbon dioxide equivalent per year। एक पर्सन 19.2 कर लेता है और यहां पे 2.3, यानी अगर देखें तो लगभग 8 टाइम्स का डिफरेंस है यूएस और इंडिया के बीच में। वहीं पे जो चाइना है वो इससे भी ज्यादा करता है, लेकिन मेन प्रॉब्लम क्या है, ये चाइना को इतना ज्यादा अपोज क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि खुद चाइना इन कंट्रीज का पॉल्यूशन कर रहा है। डेफिनेटली आप जानते होंगे एप्पल जैसी कंट्रीज और बहुत बड़ी बड़ी जो कंपनीज है, जो कि यूएसए की कंपनी है, वो चाइना के अंदर में है और चाइना में यूएसए का पॉल्यूशन कर रही है। यानी देखा जाए तो एप्पल लगभग 4% उसका मैन्युफैक्चरिंग कैलिफोर्निया यूएसए में होता है, लेकिन 96% जो प्रोडक्शन है वो चाइना में होता है। तो डेफिनेटली सारा पॉल्यूशन चाइना में प्रोड्यूस होगा। और ऐसी सिर्फ एक कंपनी नहीं है, लाखों कंपनी है यूएस, रशिया, जर्मनी, फ्रांस की, जो कि चाइना में है और वहां पे पॉल्यूशन कर रहे हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ा रीजन है जिस वजह से ये जो कंट्रीज है चाइना को बहुत ज्यादा अपोज नहीं कर पा रहे। दूसरा रीजन है रिन्यूएबल एनर्जी। 80% रिन्यूएबल एनर्जी के जो टूल्स हैं, यानी सोलर पैनल्स की अगर हम बात करें तो 80% सोलर पैनल्स पूरे वर्ल्ड का जो प्रोडक्शन है वो सिर्फ चाइना कर रहा है और दूसरी कंट्रीज को प्रोवाइड कर रहा है। वहीं पे विंड टरबाइन का 60% जो टरबाइन के जो कंपोनेंट्स होते हैं वो चाइना प्रोड्यूस कर रहा है और दूसरी कंट्रीज को प्रोवाइड करता है। कहीं ना कहीं दूसरी कंट्रीज को ये भी डर है कि चाइना को अगर हमने पॉल्यूशन कम करने को बोला तो ये हमारे जो सोलर पैनल्स हमें सप्लाई करता है, विंड टरबाइन जो हमें सप्लाई करता है और हमारी कंपनीज का जो पॉल्यूशन यहां पे एमिट होता है, ये उनको मना कर देगा और ये सारी चीजें हमारे ऊपर आ जाएंगी और फिर हमारी कंट्री के अंदर पॉल्यूशन बढ़ेगा, हमारी कंट्री के अंदर में रेस्ट्रिक्शन बढ़ेंगे। डेफिनेटली ये भी एक बहुत बड़ा रीजन है। लेकिन चाइना के साथ साथ इंडिया को भी कई बार इसमें ले लिया जाता है, लेकिन इंडिया क्लियर कट बोल चुका है that India is not a part of the reason, we are the part of the solution। हम रीजन का पार्ट नहीं है, हम सॉल्यूशन का पार्ट है। तो ऐसा मत समझिएगा कि हमने ही पॉल्यूशन किया है। हम हर एनवायरमेंटल पॉलिसीज में बढ़ चढ़ के पार्टिसिपेट कर रहे हैं, हम हमेशा इनिशिएटिव लेते हैं। इंटरनेशनल सोलर अलायंस जैसे अलायंस हमने बनाए हैं, हाइड्रोजन इकोनॉमी जैसे अलायंस हम बनाए हैं, हम लोग बिलो 50 ग्रुप में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, पावरिंग पास्ट कोल के अंदर में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, रेड प्लस के अंदर में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो इंडिया को ब्लेम करना गलत है। हम लोग एक्चुअली में जितने पॉल्यूशन करते हैं उतनी पॉपुलेशन हमारे में नहीं, हमें उससे ज्यादा पॉपुलेशन है, फिर भी पर कैपिटा हमारा कम है। तो हमें रीजन मत मानिए। इसको सोचते हुए इंडिया ने इस बार बहुत अच्छा स्टेप लिया है। हमने बोला है कि हम इसको अब एक्सेप्ट नहीं करेंगे। जो NCQG है, स्पेशली यहां अगर बात करें की इशू इन द क्लाइमेट finance that is being negotiated at the COP19 अजरबैजान बाकू इन नवंबर 22, जो कि हमने अभी लेने से फिलहाल मना कर दिया है। अगर हम पेरिस एग्रीमेंट की बात करें तो पेरिस एग्रीमेंट जो COP21 मीटिंग हुआ, UNFCCC का COP21 2015 पेरिस के अंदर में, इस मीटिंग में डिसाइड किया गया था कि हम जो अपना प्री इंडस्ट्रियल लेवल से सिर्फ 1.5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर ही रेज करना अलाउ करेंगे। और ऐसी कंडीशन के अंदर में 1.5 डिग्री सेल्सियस इन्होंने अलाउ किया है। ऑलरेडी 1.3 डिग्री सेल्सियस एमिट हो चुका है, तो हमारे पास सिर्फ 0.2 डिग्री सेल्सियस का कार्बन बजट अभी रिमेनिंग है। ये जो कार्बन बजट है, ये अगर हमारी जैसी कंट्रीज जो है वो पॉल्यूशन करेगी
तो हमारी जो कंट्रीज है वो डिजर्व करती है एक बहुत बड़ा फंड, एक बहुत बड़ा अमाउंट फ्रॉम द डेवलप्ड कंट्रीज। फाइनली तो कॉप 21 के अंदर में हमने बहुत सारे डिसीजंस लिए थे, डेवलपिंग और डेवलप्ड कंट्रीज ने डिसीजंस लिए थे थ्रू द इंटेंडेड नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन आईएनडीसीज, जो कि हमने बहुत ही इमीडिएटली सबमिट कर दिया था। यानी 2015 में आईएनडीसीज को बनाने की बात की गई थी, 2016 में हमने इसको सबमिट भी कर दिया। यूएसए जैसी कंट्री, रशिया जैसी कंट्री जो है उन्होंने बढ़ चढ़ के इसमें पार्टिसिपेट भी नहीं किया, प्रॉपर उन्होंने आईएनडीसीज भी सबमिट नहीं किए। अब हम पंचामृत का कॉन्सेप्ट भी ले आए हैं। हमने जो टारगेट रख लिया है 500 गीगावाट इलेक्ट्रिसिटी 2030 तक हम रिन्यूएबल एनर्जी से प्रोड्यूस करेंगे। 40% हमारी जो इलेक्ट्रिसिटी रिक्वायरमेंट है वो रिन्यूएबल एनर्जी से प्रोड्यूस होगी। 1 बिलियन टन्स हम कार्बन डाइऑक्साइड को डायरेक्टली एब्जॉर्ब करेंगे, नेट जीरो करेंगे 2070 तक। ये सारे हमारे पंचामृत के पार्ट्स हैं जो हमने डिसीजंस लिए हैं। हमारे ऊपर डेफिनेटली कोई ऑब्लिगेशन और रेस्ट्रिक्शन नहीं था, फिर भी हमने ऐसे स्टेप्स को लिया है। तो अब बारी है इंडिया की कि हम खुल के बढ़ चढ़ के इसमें पार्टिसिपेट करेंगे और हम बोलेंगे, हम बोल भी सकते हैं कि अगर हमारे साथ गलत होगा तो इंडिया अपने जो डिमांड है उसको रेज भी कर सकता है। आप देख पा रहे हैं ये है चांदनी रैना, जो कि इकोनॉमिक सर्वेंट है, ब्यूरोक्रेट है। इन्होंने क्लियर कट इंडिया की तरफ से एक डिमांड रख दी है कि हम 1.3 ट्रिलियन डॉलर से कम एक भी रुपया नहीं लेने को राजी है, क्योंकि ये हम भीख नहीं ले रहे हैं, ये आप लोगों ने जो पॉल्यूशन किया है उसी को कॉप अप करने के लिए लिया जा रहा है। इंडिया रिजेक्टेड सेवरल अदर डेवलपिंग कंट्रीज भी इंक्लूड हो गई। नाइजीरिया, बोलीविया, मालावी ने इमीडिएटली हमारा साथ दिया और उसको भी एक तरीके से नाराजगी जताई। द इकोड इंडियाज कंसर्न, पूरा कॉन्फ्रेंस हॉल था उसमें तालियों से गूंज गया वो पर्टिकुलर हॉल। ऐसा देखा गया कि इंडिया ने एक ऐसा स्टेप ले लिया है और डेवलप्ड कंट्रीज के सामने क्लियर कट बोल रहा है और अपनी डिमांड को भी रख रहा है। ये पुराना इंडिया नहीं है, इंडिया अब बदल चुका है। इंडिया अपनी डिमांड को इस तरीके से रख भी सकता है। 300 बिलियन की जो टोटल डिमांड थी जो इन्होंने रखा नेगोशिएशन में, वो हमने अब मना कर दिया है। इंडिया एम्फेसाइज दैट $300 बिलियन टारगेट बहुत दूर है, इससे हम अपने जो क्लाइमेट चेंजेस है उसको नहीं रोक पाएंगे। 2035 तक हमें दूसरे गोल्स लाने पड़ेंगे। दीज आर एक्चुअली टू फार फ्रॉम दिस पर्टिकुलर टारगेट्स एंड डज नॉट अलाइन विद द इमीडिएट नीड फॉर क्लाइमेट फाइनेंस। और इंडिया इस तरीके से यहाँ पे हमने कैंपेन भी किया, अपोज भी किया और क्लियर कट पूरी दुनिया को दिखाया अपनी नाराजगी। वहीं पे अगर हम बात करेंगे तो 1.3 ट्रिलियन डॉलर की जो टोटल डिमांड हुई थी उसके अंदर में बहुत सारी चीजें इंक्लूडेड थी। इन्होंने बहुत सारी चीजों को स्किप कर दिया, यानी कुछ पर्टिकुलर चीजें ही उसके अंदर में एक्सेप्ट की गई। यानी एडेप्टेशन के लिए आप इसको नहीं यूज कर सकते, मिटिगेशन के लिए आप इसको यूज नहीं कर सकते, तो बहुत सारी रेस्ट्रिक्शन भी लगाई गई जिसको इंडिया ने एक तरीके से डायरेक्टली अपोज कर दिया है। India's objection to the process and lack of trust, India's negotiator expressed deep frustration with the process, describing is at staged, managed and unfair। यानी ये जो स्ट्रेटेजी है डेवलप्ड कंट्रीज की वो अनफेयर है, ये अच्छा नहीं कर रहे हैं डेवलपिंग कंट्रीज के साथ में, और जो एक तरीके से स्टेज मैनेज्ड है, यहाँ कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो एक तरीके से बायसनेस दिखाई दे रही है। लैक ऑफ इंक्लूसिविटी एंड ट्रांसपेरेंसी, यानी जब ये सारा कुछ डिसीजन लिया जा रहा था डेवलप्ड कंट्रीज के द्वारा तो उसके सामने कोई भी डेवलपिंग कंट्री नहीं थी। स्पेशली इंडिया को टोटली इग्नोर किया गया डिसीजन मेकिंग के अंदर में। जस्ट फाइनल जब स्टेप लेना था, हमें एग्री करना था उसके ऊपर डेवलपिंग कंट्रीज को, तब सिर्फ वोटिंग हुआ और उसी में हमने एक तरीके से अपनी नाराजगी दिखाई। अगर हम बात करें टोटल इंपैक्ट क्या पड़ रहा है डेवलपिंग कंट्रीज के ऊपर में, आप देख पा रहे हैं कि जो डेवलपिंग कंट्रीज है ज्यादातर ट्रॉपिकल रीजन्स में पड़ती है। डार्क ऑरेंज में जो दिखाई दे रहा है वो 95% तक उनकी वल्नरेबिलिटी बढ़ गई है, यानी वहां पे जो क्लाइमेट चेंज होने के चांसेस बढ़ गए हैं, डिजास्टर होने के चांसेस बढ़ गए हैं। जैसे कि यहाँ पे देखेंगे तो आप हमें कुछ अफगानिस्तान जैसी कुछ कंट्रीज हैं, जो सहारा में कुछ बहुत सारी कंट्रीज है, कॉन्गो है, सोमालिया है, हमारे पास ये सूडान है,
एरिट्रिया है, बहुत सारी ऐसी कंट्रीज हैं जिनके ऊपर बहुत ज्यादा इंपैक्ट पड़ेगा। फिर येलो में दिखाया गया लाइट में, और फिर बहुत सारा येलो जो है 75% जैसे इंडिया है, तो इसके ऊपर में इंपैक्ट पड़ेगा। और जो ऊपर जो कंट्रीज देख रहे हैं और नॉर्थ में और साउथ में प्रॉपर देख पा रहे हैं, यहाँ पे कम इंपैक्ट पड़ेगा, यानी वल्नरेबिलिटी कम है। लेकिन सेंटर में आप देख पा रहे हैं इक्वेटर के आसपास ट्रॉपिकल सब ट्रॉपिकल जो कंट्रीज है और कुछ टेम्परेट कंट्रीज के ऊपर में सबसे ज्यादा वल्नरेबिलिटी, सबसे ज्यादा डिजास्टर होने के चांसेस है। तो ये जो कंट्रीज है इनको ही ये सारी चीजें बियर करना पड़ेगा। डेफिनेटली ये जायज डिमांड है, हम कोई अननेसेसरी डिमांड नहीं कर रहे हैं। बात करें इंडिया pointed out that developed nations which have historically contributed the most of the climate change have not fulfilled their responsibility, यानी वो अपना खुद का पॉल्यूशन भी कम नहीं कर रही है, प्लस में हमारी जैसी जो कंट्रीज है, डेवलपिंग कंट्रीज को भी उनका पॉल्यूशन कम करने के लिए फंड और उनको हेल्प नहीं प्रोवाइड कर रही है। बात करें अगर टेक्नोलॉजी की, फाइनेंस की, तो फाइनेंस ट्रांसफर, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की जब हर बार बात की जाती है तो उसको दिया क्यों नहीं जाता? डेवलपिंग वर्ल्ड को इतना इग्नोर क्यों किया जा रहा है? ये सारी चीजें इंडिया ने इस बार कही है स्पेशली। और दूसरे जो बात रेस करी इंडिया ने, वो कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म को लेके थी। यूरोपियन यूनियन ने इस बार कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म लेकर आया। इसमें क्या होता है कि यूरोपियन यूनियन का कहना है कि हम लोग पॉल्यूशन को लेके बहुत ही ज्यादा सीरियस है। मान लीजिए कि हमारी कंट्री में, मान लीजिए एक बाइक बनती है, तो हमारी कंट्री में जो बाइक बनती है उससे 10 कार्बन डाइऑक्साइड इक्विवेलेंट प्रोड्यूस होता है। मान लीजिए अगर हम कोई दूसरी कंट्री से बाइक अगर इंपोर्ट करते हैं, यानी दूसरी कंट्री लाइक इंडिया, अगर हम यहां से इंपोर्ट करते हैं और यहां पे बाइक ने एमिट किया है आप 15 ले लीजिए, 15 कार्बन डाइऑक्साइड इक्विवेलेंट, यानी हमारी जो टर्म्स एंड कंडीशंस है, हमारे जो नॉर्म्स है, यानी यूरोपियन यूनियन कंट्रीज के अंदर में जो 27 कंट्रीज आती हैं, उन कंट्रीज के अंदर में जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है, जितना परमिसिबल लिमिट है कार्बन डाइऑक्साइड का, अगर उतना ही सेम अमाउंट में कार्बन डाइऑक्साइड आपकी कंट्री में भी प्रोड्यूस हुआ है तो हमें कोई टैक्स देने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर उससे थोड़ा भी अमाउंट का ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हुआ है तो क्रॉस बॉर्डर ट्रांसमिशन, यानी जब भी हम इसको इंपोर्ट करेंगे आपकी कंट्री से, तो आपको एक सर्टिफिकेट देना पड़ेगा जिसमें मेंशन करना पड़ेगा कि आप लोग इस सेम प्रोडक्ट को बनाने के लिए कितना एमिशन कर रहे हैं। और जो एक्स्ट्रा 5 CO2 है, यानी इसको अगर आप माइनस करेंगे 15 - 10 दैट इज 5 CO2 इक्विवेलेंट, इसके बराबर का टैक्स आपको पे करना पड़ेगा यूरोपियन यूनियन की कंट्री जिसमें आप इसको एक्सपोर्ट कर रहे हैं। सिंपल लैंग्वेज में अगर समझे तो ये इसका मीनिंग होगा कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म। यूरोपियन यूनियन इसको एक तरीके से दिखा रहा है कि वो दूसरी कंट्रीज से भी नहीं चाहता कि वो पॉल्यूशन एमिट करे। ये जरूरी नहीं है इंडिया की बात करें, किसी भी कंट्री से जब यूरोपियन यूनियन कंट्रीज जो है इंपोर्ट करती है कोई भी टेक्नोलॉजी, कोई भी चीज जब इंपोर्ट करती है तो उसमें कितना कार्बन फुटप्रिंट हुआ है और वही सेम चीज हमारे नॉर्म्स में कितनी है। अगर उससे ज्यादा एक्सीड कर जाता है तो उस पर्टिकुलर कंट्री को टैक्स की फॉर्म में हमें पैसे देने होंगे। और ये निर्मला सीतारमण जी जो कि हमारे फाइनेंस मिनिस्टर है, उन्होंने क्लियरली पार्लियामेंट में इसको अपोज किया है और बोला है कि ये यूरोपियन यूनियन की स्ट्रेटजी है, यानी कि अगर हम उसको टैक्स देके, यानी जब पैसा बढ़ा के उनको सेम प्रोडक्ट प्रोवाइड करेंगे तो तब उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। यानी इनडायरेक्टली वो बोलना चाहते हैं कि यूरोपियन यूनियन को पॉल्यूशन से अभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, यानी जब भी हम इसको प्रोवाइड करेंगे तो डेफिनेटली पॉल्यूशन तो एमिट हो गया है, तो वो उसको इंपोर्ट कर रही हैं, तो अब ज्यादा पैसे देने से पॉल्यूशन एक्सेप्ट किया जा रहा है, लेकिन कम पैसे देने से पॉल्यूशन को एक्सेप्ट नहीं किया जा रहा है। तो ये पॉल्यूशन कम करने की स्ट्रेटेजी नहीं है, ये अपना मनी रेस करने की स्ट्रेटेजी है और ये अपनी इकोनॉमिक पावर को डेवलप करने की और बढ़ाने की स्ट्रेटेजी है, जिसको प्रॉपरली जो डेवलपिंग वर्ल्ड है, स्पेशली इंडिया ने इसको अपोज किया है कि हम इसको नहीं मानते हैं। यूरोपियन यूनियन कंट्रीज को ये जो कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म है इसको स्क्रैप करना होगा, अदरवाइज इंडिया भी आप लोगों की जो टेक्नोलॉजी की डिमांड होती है और जो हमारे यहां से इंस्ट्रूमेंट्स और मशीन्स आपके पास पहुंचती है वो भी नहीं पहुंचेंगी। इसको क्लियर कट मैनर में हमारी जो फिनेंस मिनिस्टर हैं उन्होंने क्लियर कट बोल दिया है।
फर्दर बर्डन ऑन डेवलपिंग कंट्रीज एबिलिटी टू ट्रांजिशन टू लो कार्बन इकोनॉमीज जो है उनके ऊपर में एक बर्डन बढ़ता है, डेवलपिंग कंट्रीज के ऊपर में एक बर्डन बढ़ता है। अगर आप इस तरह का करेंगे तो डेफिनेटली जो पॉल्यूशन हमने एमिट किया है, एक्स्ट्रा एमिट हो रहा है, उसका भी आप टैक्स काट रहे हैं, जो कि हमें गवारा नहीं है। और इसको या तो स्क्रैप कीजिए या फिर इस पॉलिसी को थोड़ा चेंज कीजिए। वहीं पे अगर हम बात करें, ये जो कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म है, जो कि मैंने बताया आपको, अभी फिलहाल के लिए 5 सेक्टर में है। यूपीएससी के लिए प्री के लिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन यहां पे बन सकता है कि कौन कौन से सेक्टर्स को यहां पे कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म में लिया गया है। स्टील सेक्टर, एल्यूमिनियम, इलेक्ट्रिसिटी, फर्टिलाइजर एंड सीमेंट में जब भी यूरोपियन कंट्रीज इंपोर्ट करेंगी तो उसके ऊपर एक एक्स्ट्रा टैक्स देना पड़ेगा अगर उनके नॉर्म से ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन किया गया है या फिर वो मशीन एमिशन करती है। तो ऐसे केस में ये जो है ये आपको अमाउंट अलग से पे करना पड़ेगा। फर्दर अगर हम बात करें नीड क्या है कोलैबोरेशन और ट्रस्ट की, इंडिया रिजेक्शन जो इन्होंने किया अंडरस्कोर द इंपॉर्टेंस ऑफ कोलैबोरेशन एंड ट्रस्ट इन द ग्लोबल, यानी ये दिखाता है कि दो जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं वो आज भी डेवलपिंग कंट्रीज से कितना अलग रहना चाहती हैं, वो साथ मिलके इसको नहीं रहना चाहती हैं। यानी इंडिया का एक स्लोगन है यहां पे कि जो हमारा पूरा वर्ल्ड है, पूरा यूनिवर्स है, एक तरीके से हमारी फैमिली है, वासुदेव कुटुंबकम का हम नारा भी बोलते हैं। तो यानी इसमें ये इस तरह से अगर ये करेंगे तो डेफिनेटली इसको अपोज कर रहे हैं। हमारे जो कॉन्सेप्ट है, हमारी जो थिंकिंग है, उसको अपोज किया जा रहा है वासुदेव कुटुंबकम को। The failure to listen to the concern of developing nations and the lack of meaningful financial commitment threaten to undermine the collective actions against the climate action change, a global challenge that require unity। यहां पे यूनिटी की जरूरत है, अदरवाइज आप लोग अगर चाहते हैं पॉल्यूशन कम हो तो ये पॉल्यूशन कम नहीं हो पाएगा, क्योंकि डेवलपिंग कंट्रीज को कहीं ना कहीं उनका हाथ पकड़ने की जरूरत है, उनको थोड़ा सा पुश करने की जरूरत है। हम बहुत लॉन्ग टर्म के लिए ऐसा पैसे की डिमांड नहीं कर रहे हैं, 5-5 साल के लिए डिमांड होती है सिर्फ, और एक टाइम ऐसा आएगा कि डेवलपिंग कंट्रीज खुद डेवलप्ड हो जाएंगी और फिर ये डिमांड भी खत्म हो जाएगी, फिर भी ये कंट्रीज जो है पैसा रेज नहीं कर रही है। इंडिया रीअफर्म्ड stance against the adoption of NCQG as its stand assertion the proposal does not meet the need of the developing countries। और ऐसा हमने यहाँ पे प्रॉपरली बोल दिया है कि ये पूरा इनएडिक्वेट फंड है, इसको बढ़ा के हमें दिया जाए। इस तरह के क्वेश्चन लगभग हर साल आते हैं। उदाहरण के तौर पे यूपीएससी ने अभी कुछ टाइम पहले पूछा था कि ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी एडेप्टेशन फंड एंड ग्रीन क्लाइमेट फंड में से सबसे बड़ा फंड कौन सा है। वहीं पे अभी कुछ टाइम पहले यूपीएससी ने एशियन डेवलपमेंट बैंक के ऊपर भी एक क्वेश्चन पूछा था, और इस तरह के फंड से रिलेटेड बहुत बार क्वेश्चन आ चुके हैं। फॉरेस्ट कार्बन पार्टनरशिप फैसिलिटी के ऊपर भी क्वेश्चन आ चुका है, फॉरेस्ट प्रिंसिपल के ऊपर क्वेश्चन आ चुका है। तो इस तरह के क्वेश्चंस यूपीएससी बहुत ही फ्रीक्वेंटली पूछती रहती है। इस बार जो ये इंपॉर्टेंट डिसीजन लिया गया है, बहुत यानी इंपॉर्टेंट हो गया है ये टॉपिक हमारे इस बार के एग्जामिनेशन के लिए। और भी इस तरह के जो वीडियोस हैं उनको देखने के लिए डू सब्सक्राइब आवर चैनल चहल एकेडमी। थैंक यू।